नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी, पुलवामा हमले का कथित मास्टरमाइंड जो है वो ढेर हो गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि पुलवामा हमले का कथित मास्टरमाइंड ढेर पीओके में अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली और मुजफ्फराबाद में हमजा बुरहान की हत्या। 2019 पुलवामा हमले से जुड़ा थाना पाकिस्तान में फिर अज्ञात हमलावरों की चर्चा जो है वो तेज हो गई है। साल 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने मुजफ्फराबाद में उस पर हमला किया, जिसमें उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक हमजा को पुलवामा हमले के मुख्य साजिशकर्ता में माना जाता था और 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले में 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे और इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद ने ली थी। खबरों की माने तो हमजा पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के मुजफ्फराबाद में अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला किया है और अभी तक हमलावरों की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है और न ही किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है। बताया जा रहा है कि हमजा जो है वो लंबे समय से आतंकी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था और भारत विरोधी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। उसकी मौत को आतंकी नेटवर्क के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हाल के सालों में पाकिस्तान में कई आतंकियों और संगठनों ने जुड़े लोगों के अज्ञात हमलावरों द्वारा हमले के मामला जो है वो निकलकर सामने आया है, जिससे वहां पर सुरक्षा एजेंसियां और साथ ही आतंकी नेटवर्क के बीच तनाव की चर्चाएं और भी ज्यादा अब तेज हो गई हैं। वहीं अकोला अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई है। आईसीयू में अफरा तफरी मच गई है और मरीजों को बाहर निकाला गया है। सभी 18 मरीज जो है वो सुरक्षित अस्पताल से शिफ्ट हुए हैं और दमकल टीम ने आग पर काबू पा लिया है। बड़ी जानकारी दे दें, महाराष्ट्र के अकोला में एक अस्पताल में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई है और मौके पर अफरा तफरी मच गई है। आग लगने की घटना अस्पताल के आईसीयू वार्ड के पास हुई है, जिसके बाद से मरीजों और उनके परिजनों में दहशत फैल गई है। हादसे की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। स्थिति को देखते हुए आईसीयू में भर्ती सभी 18 मरीजों को तुरंत ही दूसरे वार्ड में नजदीकी अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई भी खबर निकलकर सामने नहीं आई है। दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया है, जिससे बड़ा हादसा टल गया है। अस्पताल परिसर में धुआं भर जाने के कारण कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अस्पताल की विद्युत व्यवस्था की भी जांच शुरू की गई है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। वहीं इंदौर क्षेत्र में नगर निगम ने सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। प्रशासनिक अधिकारियों और नगर निगम की टीम ने भारी पुलिस बल और मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। नगर निगम के अनुसार सड़क चौड़ीकरण का उद्देश्य जो है यातायात व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना और क्षेत्र में बढ़ती ट्रैफिक दबाव को कम करना है। अभियान के दौरान सड़क किनारे बने अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध भी जताया। हालांकि प्रशासन ने पहले से नोटिस जारी किए जाने की बात कही। अधिकारियों का कहना है कि शहर में यातायात सुधार और सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। नगर निगम ने लोगों से सहयोग की अपील की है और कहा है कि सड़क को चौड़ीकरण के क्षेत्र में आवाजाही आसान होगी और भविष्य में जाम की समस्या फिलहाल कम होगी। इलाके में प्रशासन की फिलहाल निगरानी जारी है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के चारमीनार थाना क्षेत्र में स्थित कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। घटना जो है वो व्यस्त व्यवसायिक क्षेत्रों में होने के कारण अस्पताल के आसपास के लोगों को, दुकानदारों में राहत के साथ साथ दहशत फैल गई। एहतियात के तौर पर कॉम्प्लेक्स और आसपास के इलाकों में खाली कराया गया है। दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है और स्थिति पर नजर बनाए हुए। शुरुआती जांच में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों का कहना है कि आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद से जाँच शुरू की जाएगी। घटना के चलते इलाके में यातायात भी प्रभावित हुआ है। वहीं पुणे महाराष्ट्र में सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले की जांच तेज करते हुए कुछ छात्रों को उनके माता पिता से पूछताछ की। एजेंसी इस मामले में पेपर लीक नेटवर्क, परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं और संभावित सम्मिलित लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।
खबरों की माने तो पूछताछ के दौरान छात्रों के परीक्षा से जुड़े दस्तावेज, संपर्क और अन्य जानकारियां जुटाई गई है। सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि प्रश्न पत्र लीक कैसे हुआ और इसमें किन लोगों की भूमिका रही है। देश भर में नीट यूजी परीक्षा को लेकर उठे विवाद के बाद से जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही है और इस मामले में छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता बढ़ा दी है और परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए गए हैं। सीबीआई अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच कई राज्यों में जारी है और जरूरत पड़ने पर आगे भी पूछताछ जारी रहेगी। एजेंसी इस पूरे नेटवर्क से जुड़े सभी लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच लोगों को राहत देने के लिए प्रशासन ने आईटीओ के पास वाटर स्प्रिंकलिंग का काम जो है वो शुरू कर दिया है। बढ़ते तापमान और धूल भरी हवा के कारण सड़क पर चलने वाले की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिसके चलते बड़ा कदम उठाया गया है और पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि तापमान जो है वो पूरी तरह से। देखिए, इससे पहले उद्देश्य है जो कि आम लोगों को गर्मी और प्रदूषण से कुछ राहत प्रदान किया जा सके। दिल्ली में लगातार बढ़ती गर्मी के कारण दिन के समय बाहर निकलना काफी मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि शहर के अन्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी इसी तरह की व्यवस्था की जा सकती है ताकि लोगों को राहत मिल सके और पर्यावरण स्थिति की कुछ सुधार भी हो सके। वहीं हावड़ा में विकास कार्यों को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिससे हावड़ा कॉरपोरेशन, बाली नगर पालिका, जिला प्रशासन, पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों को अधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद से शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि लंबे समय से निगम चुनाव न होने के कारण क्षेत्र में नागरिक सेवाएं प्रभावित हुई हैं। उन्होंने बताया कि पिछले सरकार के कार्यकाल में विकास कार्यों में कमी रही, जिसे सुधारने के लिए अब प्रयास किया जा रहा है। बैठक में इस साल नगर निगम चुनाव कराने का लक्ष्य रखा गया है और इसके साथ ही अवैध निर्माण, जल निकायों के स्थिति सुधार और कथित अनियमितताओं की जांच के लिए पूरी तरह से तैयारी चल रही है। আমরা রাজ্যের অতি প্রাচীন এবং গুরুত্বপূর্ণ শহর হাওড়া শহরে নাগরিক পরিষেবা এবং উন্নয়ন নিয়ে একটি মিটিং করলাম। মূলত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে হাওড়া কর্পোরেশন ইনক্লুডিং বালি তার নির্বাচন না হওয়ার ফলে এখানে জনগণের নিত্যদিনের যে পরিষেবা ভীষণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছিল। তার সাথে সাথে বিদায়ী সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, তাদের কাছে রেল ছিল শত্রু এবং হাওড়া সিটি রেলকে বাদ দিয়ে রেলের যে সিস্টেম আছে, রেলের যে আধিকারিকরা রয়েছে, রেলওয়ে অর্গানাইজেশন রয়েছে, তাকে বাদ দেওয়া হয় না। আমরা এখানে হাওড়া পুলিশ কমিশনারেট এলাকার 4 জন এমএলএ সহ আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইনক্লুডিং এইচএমসি এবং বালি মিউনিসিপ্যালিটি, কেএমডিএ, হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট, এইচআইটি, ডিজিপির নেতৃত্বে সিপি সহ পুলিশ আধিকারিকরা এবং আমাদের জিএম 2 জন ছিলেন ইস্টার্ন এবং সাউথ ইস্টার্ন। वहीं बेंगलुरु में लैंडिंग के दौरान एयर इंडिया के एक विमान का पिछला हिस्सा जमीन से टकरा गया। घटना के बाद से एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए सतर्कता बढ़ा दी गई। हालांकि शुरुआती जानकारी के अनुसार किसी बड़े हादसे या फिर यात्रियों के घायल होने की सूचना नहीं है। लैंडिंग के दौरान इस टचडाउन की तकनीकी या फिर पायलटिंग प्रक्रिया से जुड़ी संभावित स्थिति के रूप में देखा जा रहा है। विमान की सुरक्षा के जांच जो है वो किए जा रहे हैं और एयरपोर्ट अधिकारियों का विमानन नियामक यानी कि डीजीसीए ने घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विमान के ब्लैक बॉक्स और साथ ही लैंडिंग डेटा की जांच भी की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि घटना किस कारण हुई है। फिलहाल विमान को जांच के लिए रनवे से हटा लिया गया है और सुरक्षा मानकों के अनुसार पूरी प्रक्रिया जारी है। यात्रियों को सुरक्षित बताया गया है और एयरलाइन की ओर से भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की सीमा पर बाड़ा लगाने के लिए 27 किलोमीटर जमीन सौंप दी है और ये कदम सीमा सुरक्षा को मजबूत करने की स्थिति में बेहद ही खास माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार इस जमीन का उपयोग जो है सीमावर्ती क्षेत्रों में
बाड़ लगाने और निगरानी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। इससे सीमा पार से आने वाले घुसपैठियों और अन्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगने में मदद लगेगी। सरकार और बीएसएफ के बीच ये समन्वय सुरक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीमा क्षेत्र में बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों को क्षेत्र में क्षमता बढ़ेगी और इस पहल को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अहम कदम माना जा रहा है, जिससे सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और नियंत्रण व्यवस्था अधिक प्रभावित हो सकेगी। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़े एक मामले में सांसद राघव चड्ढा को राहत देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। ये मामला सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उन नामों, छवि और आवाज के कथित दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है। याचिका में डीप फेक वीडियो और साथ ही आवाज और भ्रामक डिजिटल सामग्री को प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि अदालत ने फिलहाल तत्काल राहत देने से मना कर दिया है और मामले की विस्तृत सुनवाई जारी रखने के संकेत दिए हैं। राघव चड्ढा का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनकी पहचान और छवि का अनधिकृत उपयोग उनके निजता और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करता है और ये मामला उन हाई प्रोफाइल मामलों में से एक है जिसे सार्वजनिक हस्तियां और व्यक्तिगत अधिकारों को सुरक्षा के लिए अदालत का रुख रखती है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई तय करते हुए पक्ष से विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। फिलहाल कानूनी प्रक्रिया आगे जारी है और अंतिम निर्णय बाद में आने की संभावना है। वहीं तेलंगाना सरकार ने अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की घोषणा की है और अब न्यूनतम मजदूरी जो है उसको बढ़ा दिया गया है और जिसमें से 12,750 से बढ़ाकर 16,000 कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से राज्य के लाखों श्रमिकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। यह कदम बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। अधिकारियों के अनुसार नई मजदूरी दरें लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और संबंधित विभागों को इसकी सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्माण को श्रमिक हित में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने की संभावना है। बता दें कि यूपी में साल 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और इससे पहले सोशल मीडिया की दुनिया में एक नई पार्टी ने जन्म ले लिया है जिसका नाम है कांग्रेस जनता पार्टी यानी कि सीजेपी। और अब इस पार्टी की चर्चा केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही बल्कि यूपी की सियासत गलियारों में भी हो रही है। बुधवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा कि बीजेपी वर्सेस सीजेपी और इसके बाद से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता और मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अब्बास अंसारी ने मजाकिया अंदाज में कांग्रेस जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की बात कही। दरअसल मऊ पहुंचे विधायक से पत्रकारों ने पूछा कि वो 2027 का चुनाव कौन सी पार्टी से लड़ेंगे। इसके जवाब में अंसारी ने कहा कि एक कांग्रेस पार्टी काफी इस समय चर्चाओं में है, क्यों ना इसे ज्वाइन कर लूं और इसी से चुनाव लड़ूं और मुझे ले चलो, यहाँ पर कार्यालय खुला हो तो ज्वाइन करा दो। अब्बास ने सपा के जिला अध्यक्ष दूधनाथ यादव की तरफ देखते हुए बोला कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव भी ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे। कांग्रेस जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की बात करते करते मऊ सदर विधायक ने इशारे में स्पष्ट कर दिया कि वो सपा से अगले चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि अभी तक अब्बास के सपा में शामिल होने पर पार्टी की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं यूपी सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत देते हुए महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। सरकार ने डीए में 2% की वृद्धि करते हुए 58% से बढ़ाकर इसे 60% कर दिया है और इस फैसले के बाद से राज्य कर्मचारी और सेवानिवृत्त पेंशनों की आयत में सीधा इजाफा हुआ है। बढ़ती महंगाई के बीच इस निर्णय को कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। लंबे समय से कर्मचारी संगठनों द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग कर रहे थे, जिसे अब सरकार ने आंशिक रूप से स्वीकार किया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये निर्णय जो है मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों और बढ़ते जीवन यापन खर्चा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। नई दरें लागू होने के बाद से वेतन और पेंशन दोनों में बढ़ोतरी होगी, जिससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति में सुधार आने की उम्मीद है और इस फैसले से न केवल कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा बल्कि सरकारी कर्मचारियों के बीच सकारात्मक संदेश भी जाएगा। वहीं क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर नाराज हो गई है। एक यूजर ने इंस्टाग्राम पर उनका एक वीडियो साझा किया जिसमें सारा पीछे से नजर आ रही थी। पोस्ट में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए बॉडी शेमिंग से जुड़ा कैप्शन लिखा गया है, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पोस्टर देखने के बाद से सारा तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि ऐसी टिप्पणियां घिनौनी है और उन्हें और उनके परिवार को अकेला छोड़ दिया जाए। उनकी इस प्रतिक्रिया के बाद से संबंधित यूजर ने पोस्ट डिलीट कर दी है। हालांकि पोस्ट हटाने के
हटाए जाने के बाद भी सारा ने अपना रुख जारी रखा और कहा कि सिर्फ पोस्ट डिलीट करने के किसी के व्यवहार से सुधार नहीं आता है। ये मामला सोशल मीडिया पर बॉडी शेमिंग और व्यक्तिगत मर्यादा से जुड़ा मुद्दा बन गया है और जमकर अब इस पर चर्चा हो रही है। कई यूजर्स ने सारा के समर्थन में भी प्रतिक्रिया दी और ऐसे व्यवहार की आलोचना की। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।